सबसे पहले तो मैं अमर सवर्ण महासंघ फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लासेस जो है वो आपको सवर्ण एजुकेशन ऐप और सवर्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही हैं। कल की क्लास में हम लोग टैक्सेशन पढ़ रहे थे। पिछली कुछ क्लासों से हम टैक्सेशन तक पहुंच गए थे। टैक्सेशन के संदर्भ में हमने कुछ करों के बारे में देख लिया था। हमने देखा था कि आयकर क्या है, आयकर से संबंधित पुराने टैक्स स्लैब क्या थे, नए टैक्स स्लैब क्या है। हमने ये भी देखा कि इन नए टैक्स स्लैब में इस बार के बजट में किस तरह के बदलाव किए गए हैं। वो 7 लाख तक रिबेट का क्या चक्कर है और 3 लाख तक टैक्स कोई नहीं लगना, ये पूरा क्या क्रम है। इस पूरे चीजों को हमने कल बहुत ही अच्छे से उदाहरणों के साथ समझा था। हमने देखा कि इनकम टैक्स पर किस तरह से उपकर, अधिभार वगैरह लगता है, इनको भी बहुत अच्छे तरह से समझा। इसके बाद जब हम आगे बढ़े थे तो हमने आगे पढ़ा था कि निगम कर क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है। हमने आपको बताया था कि 30% भारतीय कंपनियों पर लगता है और 40% जो है वो विदेशी कंपनियों पर लगता है। इसके एडिशनल अधिभार और उपकर वगैरह लगते रहते हैं। हमने आपको बताया था कि विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित कंपनियों के लिए कुछ रियायतें दी गई हैं, उन पर 22% लगता है और जो नव स्थापित विनिर्माण कंपनियां हैं उनको 15% के टैक्स ब्रैकेट में रखा गया है। यहां तक बात समझ में आ गई थी पिछली क्लास में। इसके बाद हम लोगों ने मैट के बारे में पढ़ा था, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर। क्या है मैट? मैट के बारे में हमने समझा था कि अगर कंपनी अपना प्रॉफिट रियलाइज नहीं कर रही है या फिर कंपनी ये बोल रही है कि प्रॉफिट तो बन गया है लेकिन हमें पैसा नहीं प्राप्त हुआ है, तो इस कंटेक्स्ट में हम आपको निगम कर नहीं दे सकते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम मैट पर, यानी कि बुक मैट के रूप में बुक प्रॉफिट पर एक टैक्स लगाएंगे। बुक प्रॉफिट क्या होता है कि जो प्रॉफिट तो हो गया है लेकिन आपको वास्तव में उस धन की प्राप्ति नहीं हुई, आपकी किताबों में बस दिख रहा है कि हाँ इससे इतना पैसा लेना है लेकिन अभी मिला नहीं है, ठीक ना। तो हमने क्या देखा था कि इस प्रकार के टैक्स पर मैट लगाने की बात की गई, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जो कि इनिशियली 18.5% था और अगर 15 साल के भीतर, अगले 15 साल के भीतर आपको वो पैसा मिल जाता है जो आपने बुक प्रॉफिट में दिखा रखा है, वो पैसा अगर आपको वास्तव में मिल जाता है तो आप क्या कीजिए, उस पर निगम कर दे दीजिए और आपका मैट जो है वो वापस हो जाता था। लेकिन यदि 15 साल के बाद अगर आपने उस प्रॉफिट को रियलाइज किया है, उस लाभ की आपको प्राप्ति हुई है, तो इस कंटेक्स्ट में आपसे निगम कर तो वसूला जाएगा लेकिन मैट की वापसी नहीं होगी। ये भी हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था। इसके अलावा हमने देखा था कल की क्लास में टीडीएस के बारे में। हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि स्रोत पर ही कर काट लेना। इसके बारे में सबसे पहली चीज मैंने जो आपको बताई थी कि ये दिमाग में हमेशा रखिएगा, देखने में ये क्रम में आपको जरूर जो है वो अप्रत्यक्ष कर जैसा दिखेगा लेकिन ये अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ये डायरेक्ट टैक्स है, ये प्रत्यक्ष कर है, ठीक ना। ये प्रत्यक्ष कर है, पहली बात इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक। मैंने ही आपको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर पढ़ाया है। ये देखने में जरूर आपको अप्रत्यक्ष कर जैसा लगेगा लेकिन ये है प्रत्यक्ष कर। क्यों? क्योंकि इसकी वसूली या फिर इसको, ये पूरा जो है वो सीबीडीटी के दायरे में आता है। सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, ये इसी के दायरे में आता है। देख रहा है, ये सरकारी निकाय है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी, ये इसी के अंतर्गत आता है। इसीलिए मैंने बोला कि यद्यपि ये आपको दिखेगा किस रूप में? इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। ये देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको दिखेगा। ये देखिए सीबीडीटी, देखना, सीबीडीटी इट पार्ट ऑफ सीबीडीटी, इट इज अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ठीक। इसी की जिम्मेदारी आती है पूरा, क्या बोलते हैं, उन सब चीजों को देखना, इसी के अंतर्गत में आता है टीडीएस भी। चलिए, तो इस कारण से मैंने क्या कहा कि अपने आप में एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है।
मैंने आपको कल समझाया था, लास्ट में जाते जाते मैंने आपको समझाया था कि टीडीएस क्या होता है। मान के चलिए मैं आपकी कंपनी में काम कर रहा हूं और मैंने अपने आप को इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करवा रखा है, या मैं टैक्स सिस्टम में मैंने अपने आप को इनरोल ही नहीं करवा रखा है, ठीक है। तो ऐसे में सरकार आपको क्या बोलेगी कि इनको जो सैलरी दे रहे हो इसमें 10% काट कर हमें दे दो। बात समझ में आ रहा? यानी कि आप जो मुझे सैलरी देने वाले हैं इसमें से 10% काट के आप मेरे बिहाफ पर सरकार को दे देंगे। अब देखिए, मेरे बिहाफ पर जैसे ही आप सरकार को दे रहे हैं तो ये आपको देखने में लगेगा कि ये तो अप्रत्यक्ष कर जैसा हुआ, लेकिन मैं क्लियर बोल रहा हूं कि ये प्रत्यक्ष कर है, ठीक ना। अब देखिए, मेरे यदि 10% कट के सरकार के पास गया तो सरकार को ये पता चल जाएगा कि अच्छा कितनी सैलरी आपने मुझे दी है। 10% से 100% का अंदाजा तो लग ही जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, इससे क्या होगा, हर महीने अगर आप 10-10% दे रहे हैं तो सरकार को तत्काल खर्चों के लिए पैसों की आपूर्ति हो जा रही है। वो जो आपने पैसा काट के दिया उसको सरकार यूज कर सकती है अपने किसी काम में, तो उनके तत्काल खर्चों की पूर्ति के लिए उनको पैसों की आपूर्ति हो जा रही है। और दूसरी बात, क्या फायदा इसका मिल रहा है आपको, सरकार को, कि सरकार को यह पता चल जा रहा है कि मेरी इनकम कितनी है, मैं पर मंथ कितना कमा रहा हूं, ये भी तो सरकार को पता चल रहा है। तो इससे भविष्य में मैं कर की चोरी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि सरकार को पता है कि मेरे को कितनी सैलरी आप दे रहे हैं, ठीक ना। और मान के चलिए साल जब एंड हुआ, जब वित्त वर्ष समाप्त हुआ, तो इसके बाद सरकार देखेगी अगर जितना 10-10% उसको जमा हुआ है उसके बेसिस पर मेरा यदि 100% किसी भी टैक्स के दायरे में नहीं आता है तो सरकार क्या करेगी, मुझे ब्याज सहित भुगतान कर देगी, ब्याज के साथ भुगतान करेगी, ठीक ना। और अगर मान के चलिए टैक्स के दायरे में आ रहा है तो अगर कुछ टैक्स काट के मुझे देना पड़ रहा है तो दे देगी, और अगर मान के चलिए टैक्स मेरे से ज्यादा पड़ रहा है तो फिर मेरे से मांगेगी, मतलब मुझे फिर बाकी पे करना पड़ेगा। और देखिए, इससे दोनों चीज हो रहा है। पहला तो क्या हो रहा है, सरकार के अल्पावधि खर्चे के लिए भी उनको पैसा मिल जा रहा है, और दूसरा इससे क्या फायदा हो रहा है कि इससे सरकार को निगरानी रखने में भी आसानी हो रही है, उसे पता चल रहा है क्या कि मैं कितना कमा रहा हूं, ठीक ना। तो इसीलिए टीडीएस को याद रखिएगा कि ये स्रोत पर ही काटा जाता है, ठीक ना। और इसके दो उद्देश्य, पहला उद्देश्य तो क्या है इसका कि तात्कालिक खर्चों की पूर्ति हेतु धन प्राप्ति, तात्कालिक खर्चों की पूर्ति हेतु प्राप्ति सरकार को। दूसरा क्या है, विविध लोगों पर कर के संदर्भ में निगरानी। दोनों उद्देश्य पूरे हो जाते हैं, ठीक ना। मैंने आपको बताया ना क्या कि एक बात बताइए, एक संस्थान से, एक ऑर्गेनाइजेशन से मान के चलिए 100 लोग जुड़े हुए हैं। अब जरा खुद सोच के बताइए कि 100 इंडिविजुअल लोगों पर नजर रखना या फिर उनको पकड़ना, उन पर निगाहें रखना, ये ज्यादा कठिन है कि एक संस्थान पर निगाह रखना ज्यादा कठिन है। बट ऑब्वियस है कि 100 लोगों अलग अलग लोगों पर नजर रखना वो ज्यादा कठिन होगा ना। इसलिए सरकार क्या करती है, वो सीधे संस्थान को बोलती है कि तुम टीडीएस काट के दो, अगर तुम टीडीएस नहीं काटोगे तो हम तुमको पकड़ेंगे। तो अब जरा देखिए, अगर वो सिंपल जो है वो केंद्र को पकड़ेगी या संस्थान के हेड को पकड़ेगी, तो बाकी लोगों के बारे में, किसको कितना टैक्स, किसको कितनी आय मिल रही है, किसको कितनी सैलरी मिल रही है, उसके बारे में उसको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक ना। तो ये होता है टीडीएस, और या फिर जिसको हम कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। यहां तक क्लियर है? चलिए, जब ये क्लियर हो गया तो अगले टैक्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसको कहते हैं हम पूंजी लाभ कर। जिसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। बात को समझिएगा, कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है।
कैपिटल गेन का सामान्य शब्दों में मतलब ये होता है कि यदि आपने कोई संपत्ति खरीदी और भविष्य में आपने उस संपत्ति को अपनी खरीदी हुई कीमत से ज्यादा में बेची, तो ये जो बीच वाला जो बचा ना, कि आपने जितने में खरीदी थी और आपने जितने में बेची, ये जो बीच का गैप बचा, इसी को कहते हैं पूंजी लाभ, इसी को कहते हैं कैपिटल गेन। बात समझ में आया? कैपिटल गेन किसको कहते हैं? कि किसी संपत्ति को कम में खरीद कर उसे ज्यादा में बेचना, इन दोनों के बीच का जो लाभ होता है, इसी को कहते हैं पूंजी लाभ। ठीक, तो लिख लीजिए, किसी संपत्ति को कम में खरीद कर अधिक में बेचने से होने वाले लाभ को पूंजी लाभ कहते हैं। ठीक ना, पूंजी लाभ किसको कहते हैं ये समझ में आया? सो सिंपल संदर्भ में समझिए ना, मान के चलिए मैंने 10 लाख की कोई जमीन खरीदी और भविष्य में उसको 12 लाख में बेचा, तो ये जो 2 लाख का मेरा प्रॉफिट हुआ, ये क्या हुआ? ये हुआ पूंजी लाभ। मान के चलिए मैंने किसी कंपनी के 500 शेयर जो हैं वो 100 रुपए की कीमत पर खरीदे, 500 शेयर यदि 100 रुपए की कीमत पर खरीदे, मतलब मैंने 50,000 रुपए उसमें लगाए। कल उस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू जो है वो बढ़कर हो गई 150 रुपए या 200 रुपए, यानी कि 50,000 मेरा बढ़कर हो गया 1 लाख। तो जब मैंने उसको 1 लाख में बेचा, तो ये जो 50,000 का मुझे मुनाफा हुआ, वो क्या हुआ? लाभ हुआ। वो क्या हुआ? वो हुआ पूंजी लाभ। इसको ऐसे भी समझिए, जैसे मान के चलिए मैंने सोना खरीदा आज से 5 साल पहले, जिस टाइम उसकी कीमत थी कितनी? उस टाइम कीमत थी मान के चलिए कि 35,000 का 10 ग्राम, एक भरी, ठीक ना, 1 तोला जिसको हम कहते हैं। तो मान के चलिए क्या थी? 35,000 रुपए में मैंने उस टाइम जो है वो 10 ग्राम खरीदा था। आज मान के चलिए अगर मैं वो सोना बेच रहा हूं और उस सोने की कीमत मुझे मिल रही है 58,000 रुपए, तो 35-58 ये जो बीच का लाभ है ना, इसको कहते हैं पूंजी लाभ। आई होप अब आपको पूंजी लाभ का मतलब समझ में आ गया होगा कि किसी भी संपत्ति को ज्यादा में बेचने पर जो बीच का लाभ होता है, उसी को क्या कहा जाता है? पूंजी लाभ। यहां तक बात समझ में आया? बात समझिए, इसी पूंजी लाभ पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है? पूंजी लाभ कर। इसी पूंजी लाभ पर लगने वाला कर क्या है? पूंजी लाभ कर। यहां तक बात समझ में आई? पूंजी लाभ कर यहां तक समझ में आया? आगे जरा समझिएगा, भारत में पूंजी लाभ कर जो है वो एक तरह का प्रत्यक्ष कर है, जिसे केंद्र सरकार ही संकलित करती है, जिसे केंद्र सरकार ही जमा करती है। ये केंद्र सरकार द्वारा वसूली जाती है, केंद्र सरकार द्वारा वसूली जाती है। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। एक प्रकार का ये क्या है? एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब जरा समझिए, ये किसी भी तरह की संपत्ति में हो सकता है, वो संपत्ति चल हो अचल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि जब मैंने आपको एग्जांपल दिया भूमि का, तो वो चल संपत्ति है ना, बात समझ में आ रही? नहीं, वो अचल संपत्ति है ना। तो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, टेंजिबल हो नॉन टेंजिबल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। जैसे मान के चलिए शेयर्स हो गए, ठीक ना, ये इनटेंजिबल है, ये आपको दिख नहीं रहे होते हैं, ठीक ना, मतलब वास्तव
वास्तव में आपको हाथ में वो आप लेके फील नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ जमीन हो गया, सोना हो गया, ये सब टेंजिबल है। तो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चल हो अचल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। ये हर तरह की संपत्ति पर लग सकता है। पूंजी लाभ अगर आपको हुआ है और उस पूंजी लाभ पर लग रहा है ये कर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूंजी लाभ कर। अब तो नाम से क्लियर है। अब जरा कहानी को समझिए। भारत में पूंजी लाभ कर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं एसटी और दूसरे को कहते हैं एलटीसीजीटी। क्या है एसटीसीजीटी और एलटीसीजीटी? एसटीसीजीटी को कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एलटीसीजीटी को कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक ना। पहला है अल्प अवधि पूंजी लाभ कर और दूसरा है दीर्घावधि पूंजी लाभ कर। यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब जरा देखिए, भारत में ये दोनों ही लगते हैं अलग अलग चीजों पर, दोनों ही लगते हैं अलग अलग चीजों पर। हिंदी में भी लिख देता हूं, इसको लिख लीजिएगा अल्पावधि पूंजी लाभ कर इसको लिख लीजिएगा दीर्घावधि पूंजी लाभ कर। अब कितनी अवधि वो अभी बता रहा हूं। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक ना। पूंजी लाभ पर लगने वाले कर को पूंजी लाभ कर कहते हैं। ये चल एवं अचल संपत्तियों पर लगता है, यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। और तीसरा क्या, मतलब चौथा पॉइंट क्या, कि ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अब जरा बात को समझिएगा। भारत में पूंजी लाभ कर जैसे भूमि हो गया, इस पर भी लगता है, ठीक ना, इस पर भी लगता है। सामान्यतः जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 15% पर होता है, एसटीसीजीटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। सामान्यतः एसटीसीजीटी 15% होता है और एलटीसीजीटी जो होता है वो 20% होता है, ठीक ना। ये 20% की दर से लगाया जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% की दर से लगाया जाता है और दीर्घावधि ये जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 20% की दर से लगाया जाता है। यहां तक बात समझ में आ रहा, ठीक ना। अब जरा कहानी को समझिए, अब जरा कहानी को समझिए। यदि हम बात करें भूमि की, ठीक ना, अगर हम बात करें भूमि की, तो भूमि को यदि खरीदा जाए और इसे 2 साल के भीतर बेच दिया जाए, 2 साल के अंदर तो उस पर क्या लगेगा, उस पर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। वहीं यदि भूमि को 2 साल के उपरांत बेचा जा रहा है, 2 साल के बाद बेचा जा रहा है, तो उस पर क्या लगेगा, उस पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यहां तक बात समझ में आ रही। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यदि 2 साल के भीतर बेच दिया जा रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यदि 2 साल के बाद बेचा जा रहा है तो उसको एलटीसीजीटी कहेंगे। ये 15% की दर से लगता है, वो 20% की दर से लग रहा है। यहां तक बात समझ में आया। यहां पर एक चीज क्लियर कर लीजिए कि कृषि योग्य भूमि पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। कृषि योग्य भूमि की खरीद बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगता है। कृषि योग्य भूमि कोई एलटीसी मतलब ये कैपिटल गेन टैक्स नहीं, कोई भी पूंजी लाभ कर नहीं। ठीक ना, यहां तक बात समझ में आ रहा, ठीक ना।
कि क्या है कि कृषि योग्य भूमि की खरीद बिक्री पर किसी भी प्रकार का पूंजी लाभ कर नहीं लगता है। यहां तक बात समझ में आ गया? यहां तक बात समझ में आ गया। तो अब हम बढ़ते हैं, इसके बाद भूमि के बाद हम बढ़ते हैं सोना चांदी वगैरह पर, ठीक ना। यदि मान के चलिए सोना चांदी, ये भी अपने आप में एक संपत्ति है। सोना चांदी, सोना चांदी वगैरह दोनों लिख लीजिए, चांदी वगैरह। इनको यदि खरीद के आपने 3 साल के भीतर बेचा है, 3 साल, तो इस पर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और अगर आप इसको 3 साल के उपरांत बेच रहे हैं, 3 साल बाद, तो ये कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो ये क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक, 3 साल के भीतर बेचा जाए तो हम इसमें क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। सिमिलरली यदि बात करें हम किसकी, हम यदि बात करें शेयरों की, शेयर, अरे कंपनी के शेयर्स वगैरह, आप लोगों को मैं पूंजी बाजार पढ़ा चुका हूं, कैपिटल मार्केट। यदि शेयर्स की खरीद बिक्री 1 साल के अंतर्गत हो जा रही है, 1 साल, तो इस पर क्या लगेगा? इस पर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और अगर ये 1 साल बाद बेचे जा रहे हैं तो इस पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक ना। शेयर के केस में 1 साल, लैंड के केस में, जमीन के केस में 2 साल, और सोना चांदी के केस में 3 साल। बस 1 2 3 ऐसे याद रखिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक ना। शेयर्स में 1 साल, जमीन में 2 साल, और सोना चांदी में 3 साल। ठीक, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। 15% शॉर्ट टर्म, 20% लॉन्ग टर्म। लेकिन यहाँ एक अपवाद है शेयर के क्षेत्र में। क्या है अपवाद? अपवाद है कि इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 20% लगता तो था, लेकिन इसको 2006-7 में समाप्त कर दिया गया। 2006-7 में क्या कर दिया गया? इसको, इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 2006-7 नहीं, 2004-5 कर लीजिएगा, 6-7 में, 2004-5 में इसको समाप्त कर दिया गया। दो 2004-5 में इसको समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह एक नई प्रणाली लाई गई जिसको कहा जाता है, कहा गया एसटीटी। ये क्या है? यह है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इसकी जगह जो है वो एसटीटी की संकल्पना लाई गई। ये एसटीटी क्या था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को हटा दिया गया और इससे जो नुकसान होता ना सरकार को, उसकी भरपाई के लिए 2004-5 में एसटीटी को लाया गया। एसटीटी क्या होता है? एसटीटी होता है कि अगर मैं कोई शेयर खरीद रहा हूं ना, तो खरीदते वक्त भी बहुत कम होता है, लेकिन मैं जितना खरीदूंगा ना, जितने प्राइस का खरीदूंगा उस प्राइस पर लग जाता है। ठीक ना। देखिए पूंजी लाभ कर जो लग रहा था लॉन्ग टर्म, वो प्रॉफिट पर लग रहा था। अगर मुझे प्रॉफिट होगा तभी वो लगेगा, अगर मुझे लॉस होगा तो ये टैक्स लग ही नहीं सकता है। मान के चलिए मैंने 100 रुपए के शेयर खरीदे और मुझे 50 रुपए में बेचने पड़ गए, तो सिंपल सी बात है, मुझे पर शेयर 50 रुपए का लॉस हो रहा है ना। तो लॉस के कंटेक्स्ट में तो पूंजी लाभ कर लग ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि पूंजी लाभ हुआ ही नहीं। ठीक ना। तो इस व्यवस्था को समाप्त करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म अभी भी चल रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को समाप्त करके उसकी जगह ला दिया गया एसटीटी। एसटीटी क्या था? ये था सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इसका मतलब क्या है कि यदि मैं 5 लाख के शेयर खरीद रहा हूं किसी कंपनी में, तो उस 5 लाख खरीदते वक्त ही एक टैक्स लग जाता था। बहुत कम ही होता था, 0 पॉइंट समथिंग होता है, 0.001% के आसपास होता है, लेकिन हर खरीद बिक्री पर लग रहा है। मैंने खरीदा तो खरीदते वक्त मुझे भी लगा, और जिसने मुझे वो शेयर बेचे हैं उसने जितने पैसे का बेचा है उस पर भी लगा। तो इस कारण से क्या है, एसटीटी आपकी हर खरीद बिक्री पर लगता ही था, जिसके कारण क्या है, माना जा रहा था कि इसके प्रयोग के माध्यम से पूंजी लाभ कर, लॉन्ग टर्म पूंजी लाभ कर जो समाप्त किया जा रहा है, उसके कारण जो नुकसान होगा गवर्नमेंट को, उसकी भरपाई हो जाएगी। अंतर समझ में आया दोनों में? बताता हूं फिर से। बताता हूं फिर से, सुनिए। मैंने क्या कहा कि शेयर्स में अगर आपने 1 साल बाद अपने शेयर को बेचा है, 1 साल बाद बेचा है और लाभ में बेचा है,
लाभ में 1 साल बाद यदि बेचा तो उस पर क्या लगता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है, 1 साल बाद बेच रहे हैं और लाभ में बेच रहे हैं तो। लेकिन अब कहानी में क्या परिवर्तन आया, ट्विस्ट ये आया कि सरकार ने इसके बदले लगा दिया, इसको समाप्त करके एसपीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब जरा सुनिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कब लगेगा, जब मुझे लाभ हुआ है। अगर लाभ ही नहीं हुआ है तो पूंजी लाभ कर लगाया कैसे जा सकता है। मैंने अगर 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा है, जब तक मैं उसे 101 रुपए में नहीं बेचूंगा या फिर 100 से ज्यादा में नहीं बेचूंगा, तब तक मेरा पूंजी लाभ ही नहीं होगा। और अगर मेरा पूंजी लाभ ही नहीं हुआ तो मेरे पर पूंजी लाभ कर लगाया ही नहीं जा सकता, ठीक ना। तो इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया लॉन्ग टर्म वाले को, उसकी जगह एसटीटी लाया गया। इस एसटीटी में क्या होता था ना कि 100 रुपया का मैंने शेयर खरीदा है ना, तो इस खरीदते वक्त ही इस 100 रुपया का कुछ 0.01% टाइप का जो है वो मुझसे एसटीटी ले लिया जाएगा, ठीक ना। जिसने मुझे ये शेयर बेचा है 100 रुपए का, उससे भी जितने मूल्य का उसने बेचा है ना, उसका 0.01% के आसपास जो है वो ले लिया जाएगा। अब जरा देखिए, इसमें लाभ हो या हानि हो इससे कोई मतलब नहीं, लाभ हो या हानि हो इससे कोई मतलब नहीं। जिस मूल्य पर आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सिंपल से उसी मूल्य पर जो है वो ये लागू हो जाएगा। अब बात समझ में आया, एसटीटी, हाँ, एसटीटी को ला दिया गया 2004-5 में लॉन्ग टर्म शेयर से संबंधित लॉन्ग टर्म कैपिटल। बाकी लैंड और सोना और चांदी पर नहीं है, केवल इस पर। क्यों, क्योंकि शेयर वगैरह जो होते हैं इनको सिक्योरिटीज कहा जाता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, याद आ रहा है, मैंने पढ़ा रखा है, ठीक। तो सिक्योरिटीज, तो सिंपल सी बात है, नाम से भी आप समझ लीजिए कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, तो यानी कि ये शेयरों पर ही लगेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा समझिए, तो इसकी जगह पर क्या कर दिया गया, एसटीटी को लागू कर दिया गया। लेकिन 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 बजट 2018-19 में बजट 2018-19 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया, पुनः लागू कर दिया गया शेयरों पर भी। पुनः लागू कर दिया गया। हालांकि इस बार इसकी दर जो है वो 10% ही रखी गई, यानी कि वर्तमान में क्या है, वर्तमान में शेयरों के संदर्भ में 15% लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 10% लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसके साथ साथ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अभी भी लग रहा है, ठीक ना। यदि मैं कोई शेयर खरीदता हूं तो एसटीटी लगता ही लगता है। यहां तक बात समझ में आ रही है। लेकिन एडिशनल जो है वो अब फिर से इंपोज कर दिया गया है कि 10% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन ये दे दिया गया है कि शॉर्ट टर्म शेयरों के संदर्भ में, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, शेयरों के संदर्भ में एक नया टेक्स्ट ये भी जोड़ दिया गया है। एक पॉइंट क्या है कि शेयरों के संदर्भ में ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है ना, ये तभी लगेगा, यह तभी लगेगा जब आपका एक वित्त वर्ष में लाभ जो है, पूंजी लाभ जो है वो शेयरों के संदर्भ में वो 1 लाख से ज्यादा हो। शेयरों के संदर्भ में एलटीसीजी तभी लगेगा जब 1 वर्ष का लाभ शेयरों से पूंजी लाभ एक लाख से अधिक हो। ये बात भी समझ में आई, तभी लगेगा, नहीं तो लगेगा। यहां तक क्लियर हुआ कि शेयरों के संदर्भ में एलटीसीजीटी तभी लगेगा जब 1 साल का शेयरों से संबंधित पूंजी लाभ जो है वो 1 लाख से ज्यादा हो, तभी इसको लगाया जा सकता है। यहां तक ये बात समझ में आ गई। हालांकि देखिए, पूंजी लाभ कर लगाने में सूचकांकीकरण का ध्यान रखा जाता है, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। क्या
कि पूंजी लाभ को लगाए जाने के क्रम में सूचकांकीकरण किया जाता है। क्या है सूचकांकीकरण? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो समझ में आया कि पूंजी लाभ कर को लगाते वक्त सूचकांकीकरण किया जाता है, लेकिन इस सूचकांकीकरण का मतलब क्या है? सूचकांकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी पूंजी लाभ पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि मान के चलिए मैं बता रहा हूं, 100 रुपए का मैंने सोना खरीदा, ठीक ना, 100 रुपए का मैंने सोना खरीदा, लेकिन बाजार में महंगाई में बढ़ोतरी के कारण उस 100 रुपए के, क्योंकि सब चीजों ऑन एन एवरेज जो है वो भारत में महंगाई 10% रही, और आज मैंने सोना बेचा कितना, 110 रुपया का, तो सरकार ये नहीं बोलेगी कि 10 रुपया तुमने पूंजी लाभ कमाया है, इस पर टैक्स दो। क्यों? क्योंकि महंगाई ही 10% रही है। बात समझ में आ रहा ना? तो क्या होगा कि अब देखिए 10% महंगाई रही और 10% मुझे गेन भी हुआ, तो ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे, आपस में ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे, तो मेरे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यानी कि जब भी पूंजी लाभ कर की गणना की जाती है ना, तो उस दौरान उसका सूचकांकीकरण किया जाता है, यानी कि उस पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को खत्म करने की कोशिश की जाती है। महंगाई कितनी बढ़ी है उसको परसेंटेज के रूप में उसमें से घटा दिया जाता है, और तभी सूचकांकीकरण किया जाता है, तभी पूंजी लाभ कर की गणना की जाती है। ये पॉइंट समझ में आया? सूचकांकीकरण कि पूंजी लाभ के निर्धारण के संदर्भ में क्या किया जाता है? सूचकांकीकरण किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया ना? ठीक। अब जरा देखिए पिछले साल के बजट में इन सब पर जो है वो कुछ अलग से अधिभार वगैरह लगता था, उन सब अधिभार वगैरह को कम किया गया है, ठीक ना? ठीक, अधिभार वगैरह को कम किया गया है। पहले जो है वो अधिभार 37% के आसपास तक लग जाता था, लेकिन अब जो है वो तय कर दिया गया है। लिख देता हूं, शेयरों पर पूंजी लाभ कर पर अधिकतम अधिभार की सीमा को 15% कर दिया गया है। ठीक ना? में शेयरों में पूंजी लाभ कर पर अधिकतम अधिभार की सीमा को 15% कर दिया गया है। नहीं तो पहले जो है ना ये 37% तक पहुंच जाया करता था। तो सरकार ने पिछले साल के बजट में क्या इस पर मैक्सिमम जो है कितना कर दिया, 15% कर दिया कि इससे ज्यादा अधिभार नहीं लगाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप पूरा पूंजी लाभ कर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। चाहे आप जमीन बेच रहे हैं, चाहे आप सोना बेच रहे हैं, चाहे आप शेयर्स बेच रहे हैं, यदि आपने पूंजी लाभ कमाया है तो इस पूंजी लाभ पर जो कर लगता है उसी को क्या कहते हैं, पूंजी लाभ कर, ठीक ना? हालांकि तीनों में जो है वो सूचकांकीकरण होता है, यानी कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त करने की कोशिश की जाती है। एसटीसीजीटी और एलटीसीजीटी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दो प्रकार के होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन एन एवरेज मतलब 15% के आसपास होता है, और 15% ही होता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 20% होता है, ठीक ना? हरिओम जी, हरिओम जी, ठीक ना? ये जो है ये 20% होता है। लेकिन आपको बताया शेयरों के संदर्भ में, शेयर्स के संदर्भ में 2004-5 में एलटीसीजीटी को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह ला दिया गया एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक ना? फिर बाद में जो है 2018-19 में फिर से एलटीसीजीटी को ला दिया गया है, लेकिन अब दरें जो है वो कम है। यहां तक बात समझ में आया? कृषि भूमि के खरीद बिक्री पर किसी भी प्रकार का पूंजी लाभ कर नहीं लगता है।
ये भी क्लियर हो गया। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको शेयरों पर तभी लगेगा जब आपकी वार्षिक पूंजी लाभ शेयरों की खरीद बिक्री से 1 लाख से ज्यादा हो तभी लगेगा। यहां तक बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ऑल दो थोड़ा सा बता दिया है, एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एसटीटी क्या है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसको क्या कहेंगे, एसटीटी। जरा बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसे सबसे पहली बार तो 2004-5 में लागू किया गया था, और ये भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो सीबीडीटी के डायरेक्ट नियंत्रण में आता है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के डायरेक्ट नियंत्रण में आता है, ठीक ना। ये भी सीबीडीटी के नियंत्रण में आता है। ठीक ना, 2004-5 से प्रारंभ। कहानी को जरा समझिएगा कि तकनीकी रूप से तो फिर ये प्रत्यक्ष कर हो गया, क्यों, क्योंकि सीबीडीटी के डायरेक्ट अंतर्गत कंट्रोल में आता है। पर मैंने इसके बारे में आपको क्या बताया था कि लाभ हो हानि हो इससे इसका कोई संबंध नहीं है, इसका लाभ और हानि से कोई संबंध नहीं है। आपको प्रॉफिट हो लॉस हो, इससे कोई इसको लेना देना नहीं है, लाभ हानि से कोई संबंध नहीं। सीधे देखिए नाम में क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक ना, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो नाम में ही लिखा हुआ है कि आप सिक्योरिटी को यदि ट्रांजैक्ट कर रहे हैं तो ये उस पर लग जाएगा, लाभ हो हानि हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। तो सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि यदि मैं आपको बेच रहा हूं या आप मेरे से खरीद रहे हैं, यही होगा ट्रांजैक्शन। तो मैंने अगर आपको बेचा तो मैंने जितना बेचा है ना उस पर भी ये लगेगा, आपने जितना खरीदा है उस टोटल मूल्य पर लगेगा, लाभ हानि से कोई लेना देना नहीं है इसको, ठीक ना। तो यह शेयरों के खरीद बिक्री के मूल्य पर लगता है। यानी ट्रांजैक्शन, ठीक ना, शेयरों की खरीद बिक्री पर लगता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब जरा कहानी को समझिएगा, अगला टैक्स जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं इसको कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसको हिंदी में कहते हैं लाभांश वितरण कर। लाभांश वितरण कर क्या है, मतलब लाभांश वितरण कर का सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि लाभांश क्या है। आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है, ठीक ना। तो जब पूंजी बाजार चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसने मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि शेयर धारकों को लाभांश मिलता है, याद आ रहा है, ठीक ना। अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा है तो आपको ब्याज मिलता है, लेकिन अगर आपने किसी कंपनी के शेयर में हिस्सेदारी ले रखी है तो आपको लाभ का अंश मिलता है, जिसको क्या कहते हैं, लाभांश, जिसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। याद आ रहा था, याद आ रहा है, उस टाइम जो है वो बहुत डिटेल में बताया था जब पूंजी बाजार पढ़ा रहे थे तब, क्योंकि आप कंपनी के उतने शेयर धारक हैं ना, उतने हिस्सेदार हैं, तो यदि कंपनी को लाभ हो रहा है तो उस लाभ में जितने आपकी हिस्सेदारी है उतना अंश आपको मिलना चाहिए, तो इसी को क्या कहते हैं, लाभांश वितरण कर। यहां तक बात समझ में आ गया,
ठीक ना। वर्ष 2020-21 से पूर्व क्या हुआ करता था भारत में? दो हजार 20-21 से पूर्व, 20-21 से पूर्व भारत में क्या हुआ करता था? भारत में लाभांश वितरण कर जो है वो कंपनी से डायरेक्ट वसूल लिया जाता था। मतलब ऐसा किया जाता था कि मान के चलिए XYZ नाम की कोई कंपनी है, ठीक ना। इस कंपनी ने क्या किया, XYZ नाम की ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने क्या किया है, इसने अनाउंस किया है क्या कि हम अपने शेयर धारकों को लाभांश देना चाह रहे हैं, हमने प्रॉफिट कमाया है और हम लाभांश डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सरकार क्या कहती थी, सरकार कहती थी कि कोई बात नहीं, तुम लाभांश बाद में करना, लाभांश बाद में वितरित करना, पहले इस पर 15% हमें टैक्स दे दो, जितना तुम बांटना चाह रहे हो ना इसका 15% पहले हमें दे दो, उसके बाद जो बचेगा वो तुम अपना देते रहना। तो इस तरह से लगाया जाता था क्या, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इस तरह से ही लाभांश वितरण कर लगाया जाता था। फ्लैट 50%, 15% कंपनी से ही वसूल लिया जाता था। ठीक ना, कंपनी से ही वसूल लिया जाता था। अब जरा देखिए इस वाले सिस्टम में समस्या क्या थी। इस वाले सिस्टम में सबसे पहली तो समस्या ये थी कि हो सकता है मैं 5% टैक्स ब्रैकेट में आता हूं, आय करके 5 आय करके, हो सकता है मैं आय करके 5% ब्रैकेट में आता हूं, लेकिन यदि कंपनी के स्तर पर ही आपने 15% टैक्स ले लिया गवर्नमेंट से, तो जरा सोच के देखिए मुझे तो नुकसान हो गया ना, मुझे तो नुकसान हो गया, मैं कम वाले में हूं। दूसरी तरफ मान के चलिए यदि कोई है वो 30% टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है और उसके ऊपर 15% ही टैक्स लगा, तो उसे तो फायदा हो गया। बात समझ में आ रहा है? यदि कंपनी से फ्लैट 15% लेके तब बांटा जा रहा है, तो 5% यानी कि 15% से कम वाले टैक्स ब्रैकेट में जो लोग रह रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है, और 15% से ज्यादा वाले टैक्स ब्रैकेट में जो लोग हैं उनको फायदा हो रहा है, ठीक ना, लाभांश वितरण कर के कारण। इतना ही नहीं, इसमें एक और चुनौती ये थी, एक और चुनौती ये थी, लिख देता हूं यहां, इनको नुकसान हो रहा था। और इनको फायदा हो रहा है। ठीक ना, इनको फायदा हो रहा है। तो इस कारण से क्या किया गया, इस कारण, और इसके साथ साथ एक और क्या था कि कई बार विदेशी निवेशक भी तो भारत में निवेश करते हैं। विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाजार में, आपको बता रखा है इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसके दो प्रकार होते हैं, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड QFI क्वालिफाइड, ठीक ना, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। FII और QFI याद आ रहा है? FII कौन होते थे, बड़े बड़े कंपनियां जो कई सारे लोगों का पैसा जुटाकर भारत के शेयर बाजार में निवेश करते थे। QFI कौन थे, जो विदेशी नागरिक हैं, इंडिविजुअल हैं, जो भारत में पैसा निवेश करना चाह रहे हैं। अब जरा समझ के देखिए, हो सकता है कि इनके देश में जो है वो टैक्स डिविडेंड पर 5% ही लगता हो, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 15% टैक्स लगने के कारण इनको तो नुकसान हो रहा है, तो ये भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करने से कतराएंगे, कतराएंगे ना, भारतीय शेयर बाजारों में ये निवेश करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक, तो इन्हीं समस्याओं के मद्देनजर क्या किया गया, वर्ष 2020-21 में क्या कर दिया गया कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में कुछ बदलाव किए गए। बदलाव क्या किए गए, पहले जो कंपनी से डायरेक्ट वसूला जाता था ना उसको समाप्त कर दिया गया, अब कंपनी से वसूली नहीं होगी। कंपनी से वसूली नहीं होगी। क्या होगा इस पूरे सेटअप में, क्या होगा, कंपनी से वसूली नहीं होगी। इसमें क्या होगा, सीधे ये बोल दिया जाएगा, सीधे ये बोल दिया जाएगा कि कंपनी तुम अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करो, तुम अपना डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करो, सबके खाते में पैसा जाने दो। लाभांश जो है वो सीधे आपके बैंक खाते में जाता है ना, तो सीधे बैंक खाते में डाल दो, तुम अपना जितना डालना चाहते हो डाल दो। हम क्या करेंगे, इस लाभांश को
इस व्यक्ति का आय मानेंगे, लाभांश को इस व्यक्ति का आय मानेंगे, इनकम मानेंगे, और इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार इस पर टैक्स लगाएंगे। यहां तक बात समझ में आ रही? क्या कर दिया गया, पहले सीधे कंपनी से 15% ले लिया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने कह दिया क्या कि सीधे उनके खाते में डालो, तुम अपने निवेशकों के खाते में डालो, उन निवेशक के खाते में हम इसको आय मान लेंगे, और आय के हिसाब से वो जिस टैक्स ब्रैकेट में आएगा हम उस हिसाब से चार्ज करेंगे। अब जरा देखिए इससे क्या फायदा हो गया, वो जो समस्या थी वही तो दूर हो गई। अब एक बात बताइए, मेरे खाते में आया, मान के चलिए 500 रुपया, 1000, मतलब जो है वो 1 लाख रुपया आया डिविडेंड के रूप में, ज्यादा लिख दिया है, 1 लाख रुपया डिविडेंड के रूप में आने बहुत बड़ी बात होती है। मान के चलिए आया साल भर में, ठीक ना। अब ये देखेंगे अगर ये 1 लाख जोड़ने के बाद भी अगर मैं 5% टैक्स ब्रैकेट में ही रह गया तो मुझ पर 5% ही टैक्स लगेगा। अगर मान के चलिए ये 1 लाख जोड़ने के बाद अगर मैं 10% वाले टैक्स ब्रैकेट में आ गया तो मुझ पर 10% टैक्स के हिसाब से लगाया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि पहले जो 15% फ्लैट लगाने के कारण कम वालों को नुकसान हो रहा था और ज्यादा वालों को फायदा हो रहा था, वो अब नहीं होगा। मान के चलिए कोई सुपर रिच था, इसके खाते में डिविडेंड के रूप में आया 5 लाख रुपया, तो अब 15% ही नहीं लगेगा इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि तुम 30% वाले ब्रैकेट में हो, तो इस 5 लाख पर भी अब 30% लगेगा, ठीक ना। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो इसी रूप में किया जाता था, इसी रूप में जो है वो इसको चलाया जाता था। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक ना। जब यहां तक बात समझ में आ गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं किस तरफ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ। इन नए कॉन्सेप्ट्स में जो पहला कॉन्सेप्ट है इसका नाम है क्या, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग। जरा कहानी को समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, ठीक ना। जरा बात को समझिएगा। क्या होता है कि कई बार ऐसा देखने को हमें मिलता है कि कई सारी एमएनसीज हैं विश्व में। एमएनसीज किनको कहते हैं? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज को हम एमएनसीज कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, हिंदी में इनको क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। क्या होती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां? ये ऐसी कंपनियां हैं जो एक से ज्यादा देशों में अपना बिजनेस चला रही होती हैं। जैसे मान के चलिए एप्पल एग्जांपल के रूप में ले लीजिए, ठीक ना। जैसे कि गूगल, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि मान के चलिए टेस्ला, जैसे कि मान के चलिए क्या टोयोटा। ये ऐसी कंपनियां हैं जो एक से ज्यादा देशों में अपना बिजनेस, अपना कारोबार चला रही हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इसलिए इनको कहा जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक ना। अब जरा देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, अपने हेडक्वार्टर से या अपना ही एक कंपनी से किसी दूसरे देश की कंपनी में, एक कंपनी से दूसरे देश की कंपनी को कुछ माल बेच रही है, दूसरे देश की अपनी ही कंपनी को माल बेच रही है, रही है। तो ऐसे कंपनियों को क्या कहा, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक ना। कुछ भी बेच रही हो, मान के चलिए कोई टेक्नोलॉजी बेच रही हो, कोई मशीन बेच रही हो, कोई रॉ मटेरियल बेच रही हो, कच्चा माल हो जाए, मशीन हो जाए, बेच रही है, कहते हैं इसको कहते
ट्रांसफर प्राइसिंग। कुछ टेक्निकल टर्म्स है, ध्यान रखिएगा, तभी समझ में आएगा। जो आप ना वो चीजें तभी समझ में आएंगी। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या किया जा रहा है? प्राइस को ट्रांसफर किया जा रहा है एक देश की, मतलब एक ही कंपनी को एक देश से किसी दूसरे देश में, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर प्राइसिंग। यहां तक बात समझ में आया? अब जरा देखिए, ये कंपनियां क्या करती है ना, कई बार इस तरह के हथकंडे अपनाती है कि इनका ज्यादा से ज्यादा सेल उस कंपनी में, उस देश में दिखे जहां पर टैक्स कम हो। जैसे मान के चलिए दो देश है, एक देश का नाम है ए, एक देश का नाम है मान के चलिए बी। बी में जो है वो निगम कर मान के चलिए 40% के टैक्स रेट पर लगा हुआ है कि आपको जो भी लाभ होगा उस पर 40% टैक्स देना होगा। ए कंपनी में मान के चलिए निगम कर जो है वो 20% है। अब ऐसे में ये क्या करती है, ये एमएनसीज है, वो क्या करती है कि अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आपस में ही खरीद बेचकर, आपस में ही अपनी कंपनियों को ही खरीद बेचकर अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट इस देश में दिखाएंगी, इस देश में जो कंपनी है ना उसमें दिखाएंगी। क्यों? क्योंकि इस पर 20% ही टैक्स देना होगा। और इन देशों में जहां पर टैक्स रेट ज्यादा है वहां पर क्या करेंगी, ये प्रॉफिट या तो नहीं दिखाएंगी या प्रॉफिट बिल्कुल कम दिखाएंगी, जिसके कारण इनको कम टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं कि आपस में अपनी ही कंपनियों में खरीद बिक्री इस प्रकार से करती है, कच्चे माल का, तकनीक का, मशीनों की, इन सब की खरीद बिक्री इस प्रकार करती है कि ऑटोमेटिकली क्या हो, जिस देश में कम टैक्स हो उस देश में लाभ अधिक दिखे ताकि टैक्स कम देना पड़े, और जिस देश में टैक्स अधिक हो वहां लाभ कम दिखे ताकि टैक्स ना देना पड़े या कम देना पड़े। बात समझ में आ रहा? तो ये चीजें करती है, इन्हीं को क्या कहते हैं, इसी सिस्टम को कहते हैं प्रॉफिट शिफ्टिंग। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है प्रॉफिट शिफ्टिंग। कि प्रॉफिट को तुमने शिफ्ट कर लिया, एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट कर लिया। लाभ हो सकता है इस वाले भी देश में हुआ हो, लेकिन इंटरनली इस तरह से करते हैं ना, सामान वामान खरीद के कुछ घाटा लॉस वगैरह करवा के, इस तरह से करवा के इस चीज को इस तरह से मैनेज किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ उसी देश में दिखे जहां पर निगम कर की दरें जो है वो बहुत कम हो। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं प्रॉफिट शिफ्टिंग। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक ना? अब जरा समझिए, इसी समस्या को दूर करने के लिए, अब इससे देखिए उस कंपनी को तो फायदा हो गया, लेकिन देशों को तो नुकसान हो रहा है ना। माल तुम बेच रहे हो भारत में, लेकिन भारत में 40% टैक्स रेट है, इस चक्कर में तुम दिखा दे रहे हो क्या कि हम मॉरिशस में हमें प्रॉफिट हुआ है, तो इसके कारण भारत सरकार को तो राजस्व की हानि हो रही है ना। भारत सरकार को जो प्राप्ति हो पाती पूंजी, मतलब वो पैसों की, वो नहीं हो पाएगी। इस कारण से क्या किया जाता है, भारत जैसे कई सारे देशों में वन आर्म रूल्स, इस कारण से भारत में रूल, आर्म लेंथ रूल, यानी कि एक हाथ की दूरी, एक हाथ की दूरी का प्रावधान किया गया है। क्या है ये एक हाथ की दूरी? से एक हाथ की दूरी का सिंपल सा ये मतलब है कि सरकार ने कह रखा है कि कोई विदेशी कंपनी जिस रेट पर अपने किसी दूसरी निकाय को भारत में माल बेच रही है, जैसे मान के चलिए कि टोयोटा, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, मान के चलिए टेस्ला, ठीक ना, मान के चलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, टेस्ला एक अमेरिकी कंपनी है इलोन मस्क की। फ्यूचर में मान के चलते हैं कि उसने भारत में भी अपना उद्यम स्टार्ट किया और भारत में भी वो क्या कर रही है, माल बेच रही है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि टेस्ला जो है वो मान के चलिए अपना वो सॉफ्टवेयर बेचना चाह रही है, तो टेस्ला की अमेरिकी निकाय जो है या उसका जो हेडक्वार्टर है वो जिस रेट पर भारत में टेस्ला को वो सॉफ्टवेयर बेचेगी, उसे उसी सेम रेट पर बेचना पड़ेगा टोयोटा को भी, उसी सेम रेट पर उसको भारत में बेचना पड़ेगा टाटा को भी, अगर ये लोग भी खरीदना चाह रहे हैं तो। ठीक ना? यानी कि तुम अपनी कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा फेवर नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम बाहर से बेच रहे हो ना, तो भारत में तुमको सभी कंपनियों को बराबर मानना पड़ेगा।
इसी को क्या कहते हैं, एक हाथ की दूरी का नियम, कि सभी कंपनियों के साथ उतनी ही दूरी रखनी है जितनी दूरी तुम अपनी कंपनी के साथ रखते हो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया ना। कहते हैं इसको कहते हैं फेयर प्राइसिंग। तुम ऐसा प्राइस रखोगे जो सबके लिए फेयर हो, अपनी कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा फायदा तुम नहीं दे सकते हो। भारत में यदि तुम्हें माल बेचना है तो तुमको सबको एक ही रेट पे देना होगा। दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर प्राइसिंग। बात समझ में आ रहा है। ठीक, लेकिन यहां भी एक कैच ये है कि मान के चलिए कि सारी कंपनियां ऐसी थोड़ी होती हैं जो बाकी कंपनियों को भी अपना माल बेच रही हो। कुछ कंपनियां ऐसी ही होती हैं जो केवल अपनी ही कंपनी को अपना माल बेचना चाहती है या और कोई उससे खरीद ही नहीं रहा है। तो ऐसे कंडीशन में तो फिर आर्म लेंथ रूल जो है वो तो फॉलो ही नहीं हो पाएगा। अरे दो लोग रहेंगे तभी तो आर्म लेंथ, इससे भी इतनी ही दूरी रखो, इससे भी इतनी ही दूरी रखो। अब पता चले क्या कि टेस्ला जो है वो खाली टेस्ला को ही अपना माल बेच रही है, कोई और उसका माल खरीदता ही नहीं है, या उसका माल जो है वो एक्सक्लूसिवली जो है वो टेस्ला के लिए है। तो ऐसे में क्या करना होता है ना, एक सरकार क्या करती है, उस कंपनी के साथ एपीए साइन करती है। एपीए क्या है, एडवांस प्राइस एग्रीमेंट, एपीए साइन करती है। एपीए साइन करती है, ठीक ना। इस एपीए में क्या किया जाता है, इस एपीए में पहले से ही ये फिक्स कर लिया जाता है कि एक कंपनी अपने बाकी निकायों को जो है वो किस रेट पर कितना जो है वो कितनी कीमत पर जो है वो सामान बेचेगी, ये पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, इस कारण से इसको कहा जाता है एडवांस प्राइस एग्रीमेंट, एपीए। ठीक ना। कि अरे मेरी कहानी को, बात को ध्यान से जरा समझिए। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा बात को समझिएगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान के चलिए क्या है, ये Xiaomi एक फोन बनाने वाली कंपनी है, Xiaomi सबने नाम सुना होगा, ठीक ना। अब जरा सोचिए, ये जो है ये एक सॉफ्टवेयर बना रही है जिसको हम कह रहे हैं MIUI, ठीक ना। MIUI ये सॉफ्टवेयर है जिस पर आपका फोन चल रहा होता है। ठीक, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर वो MI भारत में अलग अलग कंपनी को बेचना चाह रही है ना, तो वो अपने इंडिया वाले पोको को भी, अपने इंडिया वाले रियलमी को भी, या फिर इंडिया में वो क्या बोलते हैं ओप्पो, वीवो, इन सबको उस सेम प्राइस पर बेचेगी। ऐसा नहीं है क्या कि वो Xiaomi MI वाली, मतलब MI के नाम से जो फोन चल रही है भारत में लॉन्च हो रही है, उसको सस्ते में दे देगी वो सॉफ्टवेयर और बाकियों को महंगे में देगी, ऐसा नहीं। यदि भारतीय कंपनी भी, जैसे कि मोटोरोला, अगर भारतीय कंपनी भी अगर MIUI खरीदना चाह रही है तो वो उसको भी उसी प्राइस में देगी जिस प्राइस में उसने अपनी कंपनियों को दे रखा है, सेम प्राइस में देना होगा। इसी को कहते हैं आर्म लेंथ रूल, कि सबसे बराबर दूरी बना के रखो, ठीक ना। ऐसा नहीं कि तुम्हारी कंपनी है तो उससे तो नजदीकी बना लिए और बाकी कंपनियों के साथ जो है वो दूरी बनाए हुए हो। इसका सामान्य मतलब ये है कि अपनी कंपनी को तो तुमने सस्ता में दे दिया और बाकी कंपनियों से तुम ज्यादा पैसा ले रहे हो। इसको कहा जाता है आर्म लेंथ रूल। यहां तक बात समझ में आया। लेकिन जरा बात को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आर्म लेंथ रूल को तो तब अप्लाई किया जा सकता है ना जब एक से ज्यादा कंपनी आपका माल खरीदना चाह रही हो, या फिर आपका माल ऐसा है जो बाकी कंपनियों के भी काम आ सकता है। अगर ऐसा है ही नहीं, जैसे मान के चलिए आईफोन उसका जो iOS है वो केवल एप्पल वाले ही प्रोडक्ट में चलता है, बाकी कंपनियों के पास तो वो प्रोडक्ट, वो सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं होता। तो अगर मान के चलिए ऐसी कंपनी है तो ये आर्म लेंथ रूल कैसे फॉलो करेगी। आर्म लेंथ रूल तो तब ना जब एक से ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में साइन किया जाता है एपीए, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या है कि पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है, सरकार और एप्पल बैठ के ही डिसाइड कर लेगी कि साल भर में तुम जितना भी iOS भारत में बेचोगे ना, भारत की कंपनी अपने ब्रांच को दोगे, उस सबका यही प्राइस रहेगा। बात समझ में आ रहा। इसको कहा जाता है एडवांस प्राइस एग्रीमेंट, ताकि क्या हो सके, तुम जो है वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट ना कर सको अपने हिसाब से। बाद में जब तुम्हें लगे कि अरे इंडिया में ज्यादा प्रॉफिट होता दिख रहा है, तो फिर तुम ये ना चेंज करने लग जाओ और ये ना दिखाने लग जाओ क्या कि नहीं हमें तो अमेरिका में ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, इंडिया में कहां ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। ऐसा चेंज ना कर लो। बात समझ में आ रहा ना, प्रॉफिट शिफ्ट ना कर लो, इसलिए क्या किया जाता है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कर लिया जाता है।
अब समझ में आ गया, ठीक ना, एपीए समझ में आ गया। इतना ही नहीं, कंपनी और भी बहुत सारे कारनामे करती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा टैक्स हेवन, टैक्स हेवन, हेवन। हेवन किनको कहा जाता है कि ऐसे देश होते हैं जहां पर टैक्स की दरें बहुत कम होती है, ऐसे देश जहां कर की दरें बहुत कम होती हैं। उनको क्या कहा जाता है, टैक्स हेवन। अब जरा देखिए कंपनियां क्या करती हैं, अपना प्रॉफिट बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए वो क्या करती है, जानबूझकर अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर को ऐसे देशों में शिफ्ट कर लेती है, टैक्स हेवन में स्थापित करती है, ताकि क्या हो सके कि कम से कम इनको टैक्स देना पड़े, यानी कि लाभ। हेडक्वार्टर को सबसे ज्यादा लाभ होता है ना, अलग अलग देशों में जितना भी पैसा कमाया जाएगा वो सब वापस तो हेडक्वार्टर में ही जाएगा। तो इस कारण से क्या करती हैं बड़ी बड़ी एमएनसीज कि अपने हेडक्वार्टर को इन्हीं टैक्स हेवन में स्थापित कर लेती हैं, ताकि क्या हो सके कि प्रॉफिट ज्यादा दिखे भी तो टैक्स कम लगेगा, टैक्स हेवन है ना, कर की दर कम है यहाँ, ठीक ना। इस पूरे कंटेक्स्ट को क्या कहा जाता है, इस पूरे सेटअप को कहा जाता है बेस इरोजन, इसी को कहा जाता है बेस इरोजन। बात को समझिएगा, नाम में ही है बेस इरोजन। मतलब क्या है कि इस कंपनी ने अपने बेस को इरोड कर दिया है। बेस को इरोड का क्या मतलब है कि अपने हेडक्वार्टर को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह पर रख दिया है। क्यों? ताकि टैक्स बच सके। इसी को क्या कहा जाता है, बेस इरोजन। आई होप अब आपको बेस इरोजन का भी मतलब समझ में आ गया, ठीक ना। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या देखा, इस टॉपिक में हमने देखा कई सारे टर्म्स। कौन कौन से टर्म देखे, देखिए सबसे पहला तो हमने देखा इसमें क्या, इसमें देखा बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या क्या करती हैं। सबसे पहला करती हैं वो ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग का क्या मतलब है कि एक कंपनी द्वारा अपनी ही कंपनी जो किसी दूसरे देश में स्थापित है उसको सामान वगैरह की खरीद बिक्री, इसको कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन जब कंपनी इस तरह का गेम करने लग जाए कि अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उस देश में दिखाने लग जाए जहां पर प्रॉफिट, जहां पर टैक्स कम लगता हो, ठीक ना, और उस देश में जहां पर टैक्स ज्यादा लगता हो वहां पर जानबूझ के इस तरह से काम किया जाए कि वहां पर लॉस दिखे या फिर प्रॉफिट बहुत कम दिखे, तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रॉफिट शिफ्टिंग। कि प्रॉफिट को जानबूझकर शिफ्ट कर लिया गया, ठीक ना। इसी प्रॉफिट शिफ्टिंग से बचने के लिए भारत जैसे कई सारे देशों में आर्म लेंथ रूल को अप्लाई किया जाता है। आर्म लेंथ रूल क्या है कि तुम अपनी कंपनी को जिस प्राइस में बेचोगे सेम प्राइस में तुमको दूसरे को भी बेचना पड़ेगा। यानी कि अपनी कंपनी के साथ तुम अलग से कुछ एक्स्ट्रा दुलार वाला व्यवहार नहीं कर सकते हो या भेदभाव नहीं कर सकते हो किसी दूसरी कंपनी से। दिस वाज नोन एज व्हाट, आर्म लेंथ रूल्स, ठीक ना। भारत में ये अप्लाई है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आया क्या कि सर अब मान के चलिए वो एप्पल कंपनी है, वो केवल अपनी ही कंपनी को अपना माल बेचती है, किसी दूसरे को बेचती ही नहीं है। तो ऐसे कंटेक्स्ट में आ गई बात किसकी, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की, कि सरकार एवं वो कंपनी, अब सरकार के बिहाफ पर सरकार की कोई निकाय सरकार एवं कंपनी में पहले से ही डिसाइड हो जाएगा कि किस प्राइस पर बेच रहे हो, कितना बेच रहे हो, में अपनी ही भारतीय कंपनी, अपनी ही कंपनी को उत्पाद बिक्री की कीमत है, इसको हम क्या कहते हैं, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ठीक ना। फिर मैंने आपको बताया कि कई सारे ऐसे देश होते हैं जहां पर टैक्स की दरें बहुत कम होती हैं। इन देशों को कहा जाता है टैक्स हेवन। कई बार क्या करती हैं ये कंपनियां, जानबूझ के अपना हेडक्वार्टर ऐसे देश में स्थापित करती हैं जहां पर टैक्स रेट बहुत कम हो या फिर जो टैक्स हेवन। इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है बेस इरोजन। कि उन्होंने क्या किया, अपने आधार को ही इरोड कर दिया, कि अपने आधार को ही परिवर्तित कर दिया, किस चक्कर में, पैसा बचाने के चक्कर में या टैक्स बचाने के चक्कर में।
यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक ना। तो ये था बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक ना। इन टर्म्स को सबसे पहले प्रोपाउंड किया था किसने? इन टर्म्स को सबसे पहले प्रोपाउंड किया था ओईसीडी ने, ठीक ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी। ये है ओईसीडी। OECD.org एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, ठीक ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था या फिर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, प्रमोट करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, ओईसीडी, ठीक ना। इसी ने इन टर्म्स को प्रोपाउंड किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओईसीडी के बाद, मतलब ओईसीडी के बारे में नहीं जानना था, बस बता दिया। अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं, अगले टैक्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसको कहा जाता है गूगल टैक्स। गूगल टैक्स, गूगल या फिर इसको भारत में इक्विलाइजेशन लेवी भी कहा जाता है। इक्विलाइजेशन लेवी कहा जाता है इसको। लेवी, इसको आम बोलचाल की भाषा में अमेज़न टैक्स वगैरह और भी कई नामों से जाना जाता है, ठीक ना। गूगल टैक्स कह लीजिए, इक्विलाइजेशन लेवी कह लीजिए, ठीक ना, अमेज़न टैक्स कह लीजिए, बात बराबर ही है। इक्विलाइजेशन लेवी, सब एक ही नाम है, ठीक ना। कहानी समझिए, बात क्या है। देखिए बात क्या आई, बात वही आई कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गई, ये सारी इंटरनेट आधारित कंपनियां हैं। ये सारी इंटरनेट आधारित कंपनियां हैं, पर ये क्या कर रही हैं? गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब क्या कर रही है? ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब क्या कर रही हैं? अलग अलग देशों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। आप एक बात बताइए, गूगल है तो अमेरिकी कंपनी, भारत में बैठे बैठे आप गूगल कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब के माध्यम से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो भी गूगल, ठीक ना। इसके अलावा आप जरा सोच के देखिए, फेसबुक है एक अमेरिकी कंपनी, आप भारत में यूज कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, यानी कि इन कंपनियों के दर्शक कहाँ के हैं? इस कंपनियों के दर्शक या इनके कस्टमर, जो आप बोलेंगे कस्टमर यानी कि उपभोक्ता, ये तो भारत के हैं, ये तो भारत के हैं ना। दर्शक या उपभोक्ता ये भारत के हैं। अब एक बात बताइए, दर्शक इनके भारत के हैं, इस कारण से इनको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। किस रूप में? क्यों? क्योंकि भारत की जितनी भी अलग अलग कंपनियां हैं, ये इनको पैसा दे रही है। भारत की कंपनियां इनको पैसा दे रही हैं, किस रूप में? एड के रूप में, एडवर्टाइजमेंट। ठीक ना, भारत की कंपनियां इनको एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दे रही है, इसी पैसे से ये कमा रहे हैं। अब जरा देखिए, इनकी ऑडियंस भारत में, इनको पैसा मिल रहा है भारत की कंपनियों से, ठीक ना, लेकिन ये कहां बैठे बैठे माल छाप रहे हैं? ये अपने देश में। अब एक बात बताइए, अगर दर्शक भारत के हैं यानी कि उपभोक्ता भारत के हैं, सर्विस लेने वाले भारत के हैं, तो भारत सरकार को भी तो कुछ टैक्स मिलना चाहिए। बात समझ में आ रहा ना? गूगल के थ्रू भारत को भी तो कुछ टैक्स मिलना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि गूगल को जो भी पैसा मिल रहा होता है वो तो सारा विदेश में चला जाता है, वो तो सारा यूएसए में चला जा रहा है। फेसबुक पर मान के चलिए मैंने अपना एड चलाया, ठीक ना, मान के चलिए सवर्ण महासंघ फाउंडेशन ने क्या किया? एड चलाया फेसबुक पर, या मान के चलिए इंस्टाग्राम पर, या मान के चलिए ट्विटर पर। कारण से सवर्ण महासंघ फाउंडेशन ने तो इन कंपनियों को पैसा दिया ना, तभी तो हमारा एड चला। अब एक बात बताइए, अगर सारा का सारा पैसा लेके अपने देश में चले जाएंगे तो इसका मतलब तो भारत सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। भाई ऑडियंस हमारी, कंपनी हमारी, कंपनियां हमारी, हमारे संस्थान जो ऐड करवा रहे हैं, तुम सारा का सारा माल लेकर बाहर चले जा रहे हो। इसी कंटेक्स्ट में भारत सरकार ने क्या कर दिया? भारत सरकार ने इन कंपनियों के ऊपर इक्विलाइजेशन लेवी लगा दिया।
क्या हुआ इक्विलाइजेशन लेवी? इक्विलाइजेशन लेवी का सिंपल सा ये मतलब हुआ कि ये मतलब हुआ क्या कि बोल दिया गया क्या कि अब कोई भी कंपनी भारत की कोई भी कंपनी यदि इनके माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करवाएगी और किसी भी प्रकार का भुगतान यदि 1 लाख से ज्यादा का होगा, 1 लाख से ज्यादा का होगा, तो 6% उस कंपनी को पहले से ही काट लेना है। 6% कंपनी को काटकर इक्विलाइजेशन लेवी के रूप में गवर्नमेंट को देना है। ये बात समझ में आया? इक्विलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट, इक्विलाइजेशन लेवी का सिंपल सा ये मतलब है कि यदि 1 लाख से ज्यादा का भुगतान किया है तो एक तरह से टीडीएस है। टीडीएस अभी बताया था ना, टीडीएस जैसे आप मेरे को भुगतान कर रहे थे, एम्प्लॉय था मैं आपका, तो आपने 10% टैक्स काटकर गवर्नमेंट को दे दिया था ना, तो सिमिलरली 6% काटना है अगर 1 लाख से ज्यादा का अगर आप ऐड चलवाना चाह रहे हैं या किसी भी तरह का आप इससे लेन देन कर रहे हैं, अगर वो 1 लाख से ज्यादा का है, ठीक, एडवर्टाइजमेंट के लिए 1 लाख से ज्यादा का है विज्ञापनों के लिए, तो 6% काटकर आपको सरकार को देना होगा। बाकी पैसा ही आप गूगल को दीजिएगा या फेसबुक को दीजिएगा या ट्विटर को दीजिएगा या इंस्टाग्राम को दीजिएगा। बात समझ में आया ना? अब देखिए वही प्रॉब्लम है ना, ठीक ना, वही प्रॉब्लम है कि ये भी एक तरह से वही बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग वाला ही तो काम है ना, कि आप किसी एक देश में बैठे हुए हैं, आप सर्विसेज किसी और देश में प्रदान कर रहे हैं, आप लाभ किसी और देश से कमा रहे हैं, लेकिन उस देश को आप कोई टैक्स ही नहीं दे रहे हैं। इसी कारण से तो ये कंपनी इतनी बड़ी बनी है। और किस लिए इतनी बड़ी कंपनियां बनी है? इसी कारण से। क्यों? क्योंकि एक जगह इन्होंने अपना सर्वर सेटअप किया पूरा, ठीक, वहां पर जो है वो कुछ एम्प्लॉय बैठाए और उसके हिसाब से पूरे विश्व में जो है वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बाकी जगह पर छोटा छोटा अपना कुछ थोड़ा मोटा आउटलेट वगैरह खोल दिया टाइप का, और उसके बेसिस पर ये अलग अलग देशों में जो है वो अपनी सेवाएं प्रदान कर पा रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो इनके ऊपर टैक्स लगने की सबसे पहले बात जो है वो ओईसीडी ने ही की थी। ओईसीडी ने ही बताया था ये बात, ने ही चर्चा की थी कि इस तरह की कंपनियों के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खूब मलाई काट रहे हैं, खूब माल छाप रहे हैं, ठीक ना, और जिस देश से कमा रहे हैं उस देश की सरकार को कुछ नहीं दे रहे हैं, तो इनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए था। उसी कंटेक्स्ट में भारत में सन 2016-17 के बजट में इक्विलाइजेशन लेवी की घोषणा की गई, ठीक ना। 2016-17 के बजट में भारत में इक्विलाइजेशन लेवी की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत वही बात बोला गया, क्या वही बात बोला गया कि यदि 1 लाख से ज्यादा का अगर कोई विज्ञापन चलवाना चाहते हो, किसी भी तरह का कुछ भी इन कंपनियों के साथ लेन देन करना चाहते हो, तो उसमें से 6% पहले ही काट के हमें दे देना, बाद बाकी पर ही तुम बाद बाकी ही दो इनको, ठीक। तो ये है आपका गूगल टैक्स या इक्विलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला है कॉन्सेप्ट न्यूनतम वैश्विक क्या है? अगला वैश्विक न्यूनतम कर, ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या है? ग्लोबल मिनिमम टैक्स, जरा बात को समझिएगा। इसके बारे में सबसे पहले चर्चा जो है वो ओईसीडी के अंतर्गत साल 2021 में हुई, अक्टूबर 2021 में इस बारे में सबसे पहली चर्चा हुई। ओईसीडी के तत्वाधान में चर्चा हुई। इस चर्चा में 136 देशों ने इस बारे में सहमति व्यक्त की। 136 देशों ने इस बारे में सहमति व्यक्त की। ये जो 136 देश हैं, ये पूरे वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 90% के आसपास यही इन्हीं देशों से होता है। 90% ऑफ विश्व व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड इन्हीं देशों से होता है। यानी कि विश्व के ज्यादातर बड़े देशों ने इस पर सहमति व्यक्त की। ये पाकिस्तान जैसे कुछ देश जो है, इन्होंने इसका विरोध किया था, ठीक ना। तो
तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में, वैश्विक जीडीपी में, ठीक ना, वैश्विक जीडीपी नहीं, विश्व अर्थव्यवस्था, ऐसे लिख लीजिए कि ये जो 136 देश हैं इनमें ये विश्व अर्थव्यवस्था के 90% का निर्माण करते हैं। ठीक ना, ये विश्व अर्थव्यवस्था के 90% का निर्माण करते हैं। तो इन 136 देशों ने सहमति व्यक्त की। इन 136 देशों ने क्या सहमति व्यक्त की? 3 सहमतियां व्यक्त की। सबसे पहला सहमति इसने क्या व्यक्त की? सिंपल सी बात है, देखिए भारत है इसका मेंबर, भारत भी इस 136 देशों में था, तो भारत ने भी सहमति व्यक्त की, तो भी लिख लीजिएगा। ठीक ना, क्या सहमति व्यक्त की गई वो है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली तो सहमति ये व्यक्त की गई कि ये जो कई सारी एमएनसीज हैं जो क्या करती हैं, अपना वैश्विक कारोबार को टैक्स हेवन वगैरह में शिफ्ट करके या तो जीरो टैक्स या बहुत ही कम टैक्स देती है, इस पर काबू करने की आवश्यकता है। यानी कि इन एमएनसीज पर जो टैक्स हेवन का प्रयोग करके शून्य अथवा बहुत कम कर देती है, इन्हें करके दायरे में लाना है, इन्हें ठीक ठाक करके दायरे में लाना है। इसके लिए सारे देश, सिंपल सी बात है, अब मान के चलिए कोई एक देश के मेहनत करने से थोड़ी होगा। मान के चलिए भारत सरकार बोल देगी क्या कि नहीं, तुमको भारत में यदि रोजगार करना है, भारत में यदि करना है तो तुम्हें 20% टैक्स देना पड़ेगा। पता चले उसने अपना हेडक्वार्टर ही शिफ्ट कर लिया या भारत से जो है वो उसने कंपनी हटा ली, तो इस कारण से सभी देशों को साथ आना पड़ेगा। ठीक ना, तो सभी देशों की सरकारों ने मिलकर क्या कहा कि हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि ये जो कंपनियां हैं जो अलग अलग देशों में जाकर अपना प्रॉफिट कमा रही हैं, अलग अलग देशों में जाके माल कमा रही हैं, ठीक, या फिर प्रॉफिट को इधर उधर शिफ्ट वगैरह कर रही है और टैक्स को बचा रही है, इन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, इन पर निगरानी करने की आवश्यकता है। यहां तक बात समझ में आ रहा? ठीक ना। दूसरा इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि जहां भी उसकी भौतिक उपस्थिति न भी हो, दूसरा पॉइंट ये भी कहा गया कि जहां कंपनी की भौतिक उपस्थिति न भी हो, भौतिक उपस्थिति न भी हो, यदि उस क्षेत्र से, यदि उस देश से लाभ कमा रही है तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो लाभ पर उस देश का भी हक है। ये दूसरा पॉइंट है। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ जैसे कि गूगल भारत में यदि प्रेजेंट नहीं भी है, भौतिक उपस्थिति नहीं है, ठीक ना, लेकिन अगर वो भारत से प्रॉफिट कमा रही है तो भारत सरकार का भी हक बनता है कि उसको भी कुछ टैक्स का हिस्सा मिले। ये था दूसरा प्रोविजन इसके अंतर्गत।
तीसरा प्रोविजन इसके अंतर्गत क्या किया गया कि सभी देशों ने ये कहा कि तुम अपने देश में ज्यादा से ज्यादा एफडीआई या ज्यादा से ज्यादा पैसों को आकर्षित करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करोगे। ठीक ना, आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करोगे। क्या करती हैं कंपनियां? यही करती हैं कि विदेशी निवेश को प्राप्त करने के लिए किसी देश ने बोला क्या कि हमारे यहाँ के निवेश करो, हम तो 2% टैक्स लेंगे। अब एक बात रही, भारत सरकार 6% टैक्स ले रही है, तुम 2% टैक्स लोगे तो बट ऑब्वियस है कि वो तुम्हारे देश में चला जाएगा। या मान के चलिए भारत सरकार 40% टैक्स ले रही है, कोई देश बोल दे क्या कि हमारे यहाँ 5% लेंगे। तो इसके अंतर्गत एक संकल्पना के रूप में एक उद्देश्य ये भी रखा गया था कि अलग अलग देश यदि एक मंच पर साथ रहेंगे और इस एमएनसीज के बारे में बात करेंगे तो इस मुद्दे पर भी एक क्या है साझा विचार उत्पन्न हो पाएगा कि सभी देश को कम से कम इतना टैक्स लगाना चाहिए। आपस में प्रतिस्पर्धा ना करो कि मेरे यहाँ आओ, बाकी फैसिलिटीज में सुधार करो, तुम टैक्स में छेड़खानी करके क्यों कर रहे हो? इससे क्या हो रहा है? दूसरे देशों को नुकसान हो रहा है। ठीक ना, तो देशों में आपसी प्रतिस्पर्धा, एफडीआई पैसों को आकर्षित करने के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा को कम करना। देशों में आपसी प्रतिस्पर्धा लिख लीजिए। ये भी इसका एक उद्देश्य था। यहां तक बात समझ में आई? तो ये 3 मुख्य उद्देश्य थे इस ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के, ग्लोबल मिनिमम टैक्स के। अब जरा बात को समझिएगा, सेटअप क्या था। इस ग्लोबल मिनिमम टैक्स में बोला गया कि 15% मिनिमम टैक्स लगाया ही जाएगा, चाहे कंपनी कहीं की भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस पर 15% टैक्स लगाया जाएगा। कैसे लगाया जाएगा, जरा इस चीज को इस ग्राफ से समझिएगा। मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, चलिए, रैंडम वेबसाइट है gartner.com, कोई नहीं। चलिए इस बात को समझिएगा, क्या है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब। ये देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है ना, ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ 15%। तो पहले तो पीटी में ये भी पूछा जा सकता है कि कितना परसेंट लगाने की बात की जा रही है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए कि 15% की बात की जा रही है, तो 15% लगाया जाएगा। देखिए क्या है, ये है अल्फा कंपनी। मान के चलिए कोई भी कंपनी है, रैंडम गूगल मान लीजिए आप, या कोई भी मान लीजिए, एमएनसी पेप्सिको मान लीजिए, कोई कंपनी है। ये ओवरसीज ऑपरेशन, इस कंपनी का हेडक्वार्टर जो है वो कंट्री ए में है, यानी कि यूएसए में है, और ओवरसीज ऑपरेशन इसका किसी दूसरे देश में भी इसका काम चल रहा है, जैसे कि इंडिया में, भारत में भी कमा रही है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा ना। ठीक, क्या है, एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो तो कंट्री ए में है, और कंट्री बी में जो है वो इसका क्या चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि दूसरे देश में भी ये अपना बिजनेस खोले हुए। ओवरसीज ऑपरेशन का यही मतलब होता है कि किसी दूसरे देश में इसने अपना बिजनेस खोल रखा है। अब जरा देखिए, मान के चलिए कि कंट्री बी में टैक्स रेट जो है वो 10% है। ठीक ना, अलग अलग देशों में क्यों, क्योंकि देखिए ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया है कि एक कंपनी को ये बाध्य किया जाए क्या कि नहीं अपने यहाँ तुम इतना ही टैक्स लगाओ, क्योंकि फिर तो वो संप्रभुता के ऊपर जो है वो प्रश्न चिन्ह होगा ना। तो ये नहीं बोला गया है क्या कि तुम इतना ही लगाओ। हाँ, ये बोला गया है कि अगर तुमने मान के चलिए 10% टैक्स लगाया है तो क्या करेंगे, 15 से 5 कम हुआ। जैसे मान के चलिए इंडिया ने जो है इसके ऊपर 10% टैक्स लगाया तो 5% ही कम हुआ ना, परसेंट कम हुआ ना। तो क्या बोला गया है कि ये 5% टैक्स एक्स्ट्रा लगाएगी कंट्री ए, ये 5% टैक्स जो है वो एक्स्ट्रा लगाएगी कंट्री ए,
और फिर ये 5% जो है वो इन दोनों में कम्युनिकेट हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली इस कंपनी पर 15% टैक्स लगना चाहिए। ठीक, जैसे कि मान के चलिए भारत और यूएस से हम दोनों के बीच में डिस्कस हो गया कि हम अपने यहाँ 10% ही लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम बाकी भारतीय कंपनियों पर भी लगभग इतना ही लगा रहे हैं, तो हमने 10% लगाया है। तो मैं, मोदी जी जो है जो बाइडेन को क्या कहेंगे कि तुम अपने यहाँ इस पर जो है वो 5% एक्स्ट्रा टैक्स ले लेना, ठीक ना? क्यों? ऑब्जेक्टिव है कि 15% तो टैक्स लेना ही लेना है, इससे कम टैक्स नहीं लेना। तो अगर एक देश, कोई देश मान के चलिए 5% ही टैक्स लगा रहा है, तो वो देश की, जिस देश में उसका हेडक्वार्टर है वहां पर उनको 10% टैक्स अलग से लगाना है, ताकि क्या हो सके कि वो जो 15% वाला जो मिनिमम है ना वो बैलेंस रहे। ये है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। ये क्या है? वैश्विक न्यूनतम निगम कर की संकल्पना। यहां तक बात समझ में आ रहा है कि मिनिमम 15% तो टैक्स लगाना ही लगाना है आपको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई देश जो है वो क्या लगा रहा है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे, दिख रहा ना? ट्रांसपेरेंसी इज मेंटेन्ड थ्रू कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। ये दोनों आपस में कंट्रीब्यूट, मतलब वो कर लेंगे, कम्युनिकेट कर लेंगे कि ठीक है तुमने 10% लगाया है तो हम 5% एक्स्ट्रा लगाएंगे। उद्देश्य क्या है कि ये जो कंपनी इतनी बड़ी 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 इतनी बड़ी होती जा रही है कि कई कंपनीज की का जो है वो सालाना इनकम या इनका जो प्रॉफिट जो है वो एक एक देश की जीडीपी से भी बड़ा हो गया। जैसे कि आप एप्पल का ही देख लीजिए, एप्पल का प्रॉफिट जो है वो तो $3 ट्रिलियन के आसपास पहुंचा हुआ है। समझ में आ रहा? आसपास पहुंचा हुआ, $2 ट्रिलियन तो बहुत पहले ही उसने पार कर दिया था मार्केट कैपिटलाइजेशन। दिखाता हूं, ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एक सरकारों से बड़ी होती जा रही है, तो इसलिए क्या कर रही है, विश्व की सभी सरकारें साथ आ रही हैं ताकि इनसे कुछ ना कुछ तो टैक्स वसूला जाए। एप्पल मार्केट कैप देख लीजिए, देखिए कितना है एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 2.80 ट्रिलियन US डॉलर। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि भारत एक देश है, ठीक है ना? भारत एक देश है और भारत की जीडीपी, जो कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, और भारत की जीडीपी विश्व में 5वें नंबर पर है, वो कितनी है? 3.20 ट्रिलियन डॉलर। और देखिए एक कंपनी का मार्केट कैप जो है वो उसके बराबर पहुंच रहा है, ठीक ना? इसी कारण से विश्व के सभी देश साथ आए हैं और इन सभी देशों का क्या उद्देश्य है कि साथ मिलकर क्या करें, इस तरह का एक टैक्स सिस्टम बनाएं कि ये जो बड़ी से बड़ी कंपनियां होती जा रही हैं इन पर कुछ नियंत्रण रखा जा सके, पर इनके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उन देशों को भी मिल सके। ये जो बड़ा तेज बन रहे हैं ना कि बेस इरोजन कर ले रहे हैं, प्रॉफिट शिफ्टिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर निगरानी हो। अब एक बात बताइए, आप तुम कहीं भी अपना हेडक्वार्टर खोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने चाहे हवाना में खोल लिया, चाहे तुमने मान के चलिए जाके मॉरिशस में खोल लिया, कहीं खोल लिया, स्विट्जरलैंड में जाके खोल लिया, अब तुमको 15% तो देना ही देना है। इससे क्या हो जाएगा कि वो जो बेस इरोजन वाला या प्रॉफिट शिफ्टिंग वाला जो चक्कर चलता था ना वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम कहां भी जाके अपना हेडक्वार्टर स्थापित कर लो, तुमको 15% तो देना ही देना है। ठीक, तुमसे 15% लिया जाएगा, सरकारें आपस में सोच लेंगी कि हम कितना लेंगे तुम कितना लोगे, लेकिन 15% तो तुमको देना ही देना है। इसी को क्या कहा जा रहा है कि इसके माध्यम से, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, इस तरह की समस्याओं का निराकरण हो पाएगा, इन तरह की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है? इतना ही नहीं, ये भी बोला जा रहा है, इसके अंतर्गत बोला गया था, मतलब टारगेट ये था, ये 15% याद रखिएगा, टारगेट लक्ष्य क्या रखा गया था? लक्ष्य रखा गया था कि इसके लिए क्या करना होगा, अलग अलग देशों को 2022 में अपने अपने देश में कानून पास करना होगा, अपने अपने देश में इस चीज को लागू करने के लिए कानून पास करना होगा। और तब 2023 से इसको लागू कर देना है।
ठीक ना। अभी बात क्या चली कुछ दिन पहले, अभी यही बात चली क्या कि 2023 में जब इसे लागू कर देना है, 2023 में जब इसे लागू कर देना है, तो अभी पिछले साल फिर से मीटिंग हुई तो उसमें ये देखा गया कि क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन देशों के साथ क्या बात करना है। इस दिशा में धीरे धीरे बात चल रही है। भारत में भी अभी कानून पास नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इसके अंतर्गत ये जरूर बोला गया है कि जब ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगाओगे ना, तो वो जो तुम अपने अपने देश में गूगल टैक्स या इक्विलाइजेशन लेवी, इन सब टाइप की जो चीजें हैं ना, इन सबको समाप्त कर देना। क्यों? क्योंकि हम तो 15% लगाएंगे ही ना, तो तुम सीधे निगम कर वसूलना, ये गूगल टैक्स इक्विलाइजेशन लेवी जैसे जो है वो सिस्टम्स, इनको बंद कर देना। ठीक, इससे क्या हो जाएगा, एक तो इसका ये उद्देश्य भी है कि कोरोना के बाद देख ही रहे हैं पूरे विश्व में जो है वो सरकारों के पास पैसों की कमी थी, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनको अगर टैक्स के दायरे में लाया जाए, अगर कर का बेस बढ़ाया जाए, कर के आधार में वृद्धि की जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पूंजी की प्राप्ति हो सकेगी, जिसका प्रयोग करके ये सरकारें अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा कर सके। मुद्दा समझ में आ रहा है, उद्देश्य क्या है, ताकि ये सरकारें जो है वो फिर से मेहनत करके, फिर से पैसा प्राप्त करके, फिर से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। इस कारण से भी ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की संकल्पना को लाया गया है। यहां तक बात समझ में आया। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, 15% याद रखिएगा, ओईसीडी याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है वो भी मैंने बता दिया है, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग वगैरह को जो है वो रोकना है, काहे तो 15% लगेगा ही लगेगा। ठीक, तो ये था आपका ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो बहुत सारे टैक्स हो गए हैं, लगभग डायरेक्ट टैक्स से संबंधित सारे टैक्सेस के बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक, डायरेक्ट टैक्स से संबंधित कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके बारे में जो है वो कल हम चर्चा कर लेंगे। तो परसों हम लोग जीएसटी पर पहुंच जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स पर पहुंच जाएंगे। ठीक ना, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रोकते हैं। आप लोग जो है वो डिस्कस कर, मतलब इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, और फिर जब हम कल की क्लास में मिलेंगे तो हम इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।